हेलो माय फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। दोस्तों, हमारा एक टॉपिक हो चुका है वेल्डिंग पावर सोर्स के ऊपर। ये सेकंड टॉपिक है वेल्डिंग पावर सोर्स के ऊपर। मैं आपको वेल्डिंग पावर सोर्स के ऊपर पूरी डिटेल बताने जा रहा हूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो लेट्स गो टू स्टार्ट वेल्डिंग पावर सोर्स पार्ट टू। दोस्तों, वेल्डिंग पावर सोर्स जो जैसा कि आपको दिख रहा है वेल्डिंग पावर सोर्स। दोस्तों, इसमें वेल्डिंग पावर सोर्स में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो वेल्डिंग पावर सोर्स है, ये किस तरीके से यूज किया जाता है, वेल्डिंग में किस तरीके से काम किया जाता है। जो मेरा फर्स्ट टॉपिक है उसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वेल्डिंग पावर सोर्स में एसी पावर सोर्स होता है, डीसी पावर सोर्स होता है। इसमें अलग अलग टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। रेक्टिफायर एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है। इसमें फिर वेल्डिंग में आज मैं आपको बताने जाऊंगा कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक क्या होता है, डिस्चार्ज क्या होता है, आर्क डिस्चार्ज क्या होता है, ग्लो डिस्चार्ज क्या होता है। अलग अलग टाइप के डिस्चार्ज आपको बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों, जो वेल्डिंग में ये जो आपको आर्क दिख रहा है, ये किस टाइप का आर्क है, क्यों आर्क की जरूरत पड़ती है, एसी करंट का एसी मतलब एसी एसी टू डीसी या एसी टू एसी वेल्डिंग पावर सोर्स की क्यों जरूरत पड़ती है। इसके अंदर इंडक्टर क्या होता है, सर्किट क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत पे, प्रिंसिपल पे किस तरीके से काम करता है, फ्लेंज लेंज का नियम क्या होता है, ये सब चीज आपको बताई जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये वेल्डिंग पावर सोर्स है। दोस्तों, इसमें है ना, एक जैसे कि डीसी दिख रहा है, इसमें एक टर्मिनल है। ये इसमें पोलैरिटी रहती है दोस्तों, पोलैरिटी पोलैरिटी रहती है उसमें। पोलैरिटी प्लस और माइनस रहती है, मतलब एक टर्मिनल यदि ये प्लस है तो दूसरा इसका माइनस रहेगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किस तरीके से होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है, ये यहाँ से जा रहे हैं और फिर ये इधर से ऐसा ऐसा प्रभाव हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, तो वोल्टेज और करंट का। तो दोस्तों, इसमें ये जो डिस्टेंस दिख रहा है, ये डिस्टेंस कितना होता है, इसको आर्क लेंथ रहती है, वो क्यों जरूरी रहती है, किस तरीके से ये काम किया जाता है दोस्तों। जब इसमें आर्क का प्रभाव होता है, तो ये जो मेटल दिख रहा है, ये मेटल यहाँ से मेल्ट होता है और इस तरीके से वेल्डिंग का परफॉर्मेंस हमें दिखता है। इसके बाद इसमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है, कौन कौन से पावर सोर्स का यूज किया जाता है, मैं आपको टाइप्स ऑफ पावर सोर्स बताऊंगा। इसकी आगे चल के जनरेशन बताऊंगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, मैंने आपको ये बताया था जैसे कि प्राइमरी कोइल क्या होता है, सेकेंडरी कोइल क्या होता है। प्राइमरी में दोस्तों नंबर ऑफ टर्न, ये जो आपको नंबर ऑफ टर्न दिख रहे हैं, ये प्राइमरी कोइल में ज्यादा रहते हैं, और जो सेकेंडरी कोइल में रहते हैं उसमें नंबर ऑफ टर्न कम रहते हैं। इसको जिसमें प्राइमरी कोइल में जिसमें नंबर ऑफ टर्न, फेरों की संख्या, जो बाइंडिंग है उसकी नंबर ऑफ टर्न ज्यादा रहते हैं, तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहता है। ये चीज इसमें है। अब दोस्तों, ये चीज हो चुकी है। इसमें हमारा ये यूटिलिटी सप्लाई रहता है, या यूटिलिटी सप्लाई या अपना लोकल सप्लाई रहता है, वो एसी एसी सप्लाई रहता है। एसी, और जो रेक्टिफायर रहता है वो एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है। वो किस तरीके से करता है आपको आने वाले टॉपिक में मालूम पड़ेगा। आज आप ये देखिए, जैसे कि ये इलेक्ट्रोड है और ये एक वर्क पीस है। इसमें ये जो आर्क जनरेट हो रहा है दोस्तों, इन दोनों के बीच में गैस रहती है। इन दोनों के बीच में गैस रहती है या एयर रहती है, एयर दोस्तों, एयर रहती है। जब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से प्रवाह होती है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी जैसे कि हमारा है टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको इसके बारे में बता रहा था, ये जो चीज है ये। लेकिन अभी इसके पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है दोस्तों। जो वोल्टेज रहता है, जब वो पार्ट के ऊपर जाता है, पार्ट के ऊपर, मतलब कि वोल्टेज और करंट वेल्डिंग के लिए परफॉर्मेंस करता है। तो पार्ट, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये एक बिल्डिंग में उसके ऊपर ही बताता हूँ आपको, रुकिए एक जरा। दोस्तों, जैसे कि ये एक बिल्डिंग पावर सोर्स है, पीएस यानी पावर सोर्स है।
इसमें एसी या डीसी सप्लाई हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस किस तरीके से है। ये एक टर्मिनल है जिसमें कि यूटिलिटी सप्लाई है या अपना लोकल सप्लाई है। ये एसी या एसी सप्लाई होता है, लेकिन पावर सोर्स में एसी और डीसी अलग तरीके से हम निर्धारित करते हैं। ये एक पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल होता है, वो पोलैरिटी होता है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। जैसे कि आपको बताता हूं मैं, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव और डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड, मतलब कि DCEN डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, इसको DCEP बोलते हैं। तो इसके ऊपर वो डिपेंड करता है, DCEN और DCEP पोलैरिटी पर डिपेंड करता है। पोलैरिटी का मतलब दोस्तों ये होता है कि यदि वर्क पीस ज्यादा थिकनेस का है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का प्रभाव ज्यादा होना चाहिए, मतलब वो हीट वहां पर ज्यादा होना चाहिए। इसलिए हम ये पोलैरिटी का यूज करते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, अपनी बात चल रही थी इलेक्ट्रॉन्स की। दोस्तों, जो डिस्चार्ज होता है जब वेल्डिंग के ऊपर, जब जब यहां से इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स का प्रभाव होता है वोल्टेज करंट इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, तो ये जो वर्क पीस दिख रहा है ये पार्ट वन है और पार्ट टू है। जब यहां से होता है तो ये जो इलेक्ट्रिक के द्वारा ये जो करंट अप्लाई होता है तो उसमें एक आर्क जनरेट होता है। वो आर्क कैसे होता है दोस्तों, इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस रखा जाता है। पार्ट और वर्क पीस और इलेक्ट्रोड के बीच में एक डिस्टेंस रखा जाता है। उस डिस्टेंस में दोस्तों गैस रहती है, इसके बीच में गैस या एयर रहती है, इसके बीच में गैस या एयर रहती है। और जब वो इतना तेजी से प्रभाव होता है वोल्टेज का कि वो एयर को या गैस को वो आयोनाइजेशन कर देती है, और वो इलेक्ट्रॉन्स उसमें आयोनाइजेशन होते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी तेजी से प्रवाह होती है और पार्ट को मेल्ट करती है। अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये चीज को होती है डिस्चार्ज। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक रहता है, मतलब जो वोल्टेज करंट रहता है, वो एयर के प्रवाह एयर से गुजरते हैं और इतना तेजी से गुजरते हैं कि एयर के जो एयर में जो अलग से अणु रहते हैं वो उस माध्यम से जब गुजरते हैं तो वो गैसों का आयोनाइजेशन करने करने लगते हैं, जिससे कि एक आर्क जनरेट होता है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको बताया टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अब आपको डिस्चार्ज के बारे में मालूम पड़ा, लेकिन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आर्क डिस्चार्ज होता है, ग्लो डिस्चार्ज होता है, कोरोना डिस्चार्ज होता है। अलग अलग टाइप के डिस्चार्ज होते हैं दोस्तों। जैसे कि ये स्पार्क डिस्चार्ज डिस्चार्ज ओके, ये हो गया ग्लो डिस्चार्ज, ये आर्क डिस्चार्ज। अब दोस्तों ये होता क्या है स्पार्क डिस्चार्ज दोस्तों, जब इसमें अलग अलग टाइप होते हैं वो भी आपको, जैसे कि नॉन सस्टेनेबल, सस्टेनेबल और ये सस्टेनेबल। अभी ये इसका क्या मीनिंग है आप ये समझिए दोस्तों। स्पार्क डिस्चार्ज और ग्लो डिस्चार्ज, फिर आर्क डिस्चार्ज। दोस्तों स्पार्क डिस्चार्ज उसको बोलते हैं जिसमें, जैसे कि बादलों में आसमान में दो बादल जब आपस में टकराते हैं, जब जैसे कि दो बादल हैं, मैं आपको एक बना के बताता हूँ। जैसे कि ये दो बादल हैं, एक ये है और एक ये है, जब ये आपस में टकराते हैं तो इसमें एक स्पार्क बनता है, और स्पार्क क्षण भर के लिए रहता है, ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहता है, लेकिन वो उसका जो वोल्टेज करंट रहता है वो अलग लेवल का रहता है। अभी इसलिए ये नॉन सस्टेनेबल है। अब जो नॉन सस्टेनेबल सस्टेनेबल है तो वो वेल्डिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वेल्डिंग परफॉर्मेंस करने के लिए एक एक ड्यूरेबिलिटी, मतलब कि एक टाइम का वोल्टेज और करंट का एक लिमिट, मतलब लिमिट बोले तो एक सस्टेनेबल होना चाहिए। अगर कभी वोल्टेज कम कभी वोल्टेज ज्यादा रहा
तो वेल्डिंग परफॉर्मेंस सही नहीं करेगी, पेनिट्रेशन सही नहीं उतरेगा और वेल्डिंग का मेटल सही नहीं होगा। अब ये ग्लो डिस्चार्ज, ग्लो में क्या रहता है, सस्टेन तो रहता है, लेकिन जो हमें पार्ट के अनुसार कितना करंट और वोल्टेज चाहिए वो नहीं देता है, इसलिए हम ग्लो डिस्चार्ज यूज नहीं करते। लेकिन ये जो आर्क डिस्चार्ज है दोस्तों, इसमें सस्टेनेबल है, मतलब जिस तरीके का हमें आर्क जनरेट करना है, जिस तरीके का हमें मेटल मेटल में मेल्ट करना है वेल्डिंग परफॉर्मेंस करने के लिए, वो आर्क डिस्चार्ज हमें देता है दोस्तों। अभी जैसे कि स्पार्क है, मैंने आपको बताया था पहले कि इसका हाई लेवल का वोल्टेज रहता है, मतलब किलो वोल्ट में रहता है, और वेरी लो करंट रहता है वोल्टेज। ये स्पार्क डिस्चार्ज वेरी हाई वोल्टेज और वेरी लो करंट रहता है। इसके बाद ये जो ग्लो डिस्चार्ज इसमें मीडियम वोल्टेज रहता है, मतलब 100 वोल्ट एम्पियर, और लो करंट में माइक्रो माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर। इसके बाद लो वोल्टेज जैसे कि आर्क डिस्चार्ज में लो वोल्टेज रहेगा, आप ध्यान दीजिए, और हाई करंट रहेगा एम्पियर इसमें आर्क में। अभी वेल्डिंग, कभी भी हम वेल्डिंग करते हैं तो उसमें आर्क डिस्चार्ज का यूज किया जाता है, जो कि सस्टेनेबल रहता है। सस्टेनेबल से अलग तरीके का वेल्डिंग परफॉर्मेंस होता है जो हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट है। अब ये एक और रहता है कोरोना डिस्चार्ज। लेकिन दोस्तों, वेल्डिंग करने के दौरान पे हमें सिर्फ आर्क डिस्चार्ज यूज करना पड़ता है। जैसे कि ये एक पिक्चर दिखाया गया है, इसमें ये किस तरीके का रहता है दोस्तों। हमें जो आर्क डिस्चार्ज रहता है उसमें दोस्तों पावर सोर्स में एसी डीसी हमारे जरूरत के अनुसार हम लेते हैं, लेकिन ये जो आर्क डिस्चार्ज में दोस्तों, इसमें क्या रहता है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी एक बता चुका हूं कि इसमें लो वोल्टेज और हाई करंट रहता है। लो वोल्टेज, लेकिन जब हम एसी सप्लाई करते हैं, एसी सप्लाई जब हमारा होता है, तो उसमें ऐसा नहीं रहता है दोस्तों। वेल्डिंग करने के दौरान पर पार्ट अच्छी तरीके से मेल्ट होना चाहिए, पेनिट्रेशन अच्छे से उतारना चाहिए, इसलिए हम आर्क डिस्चार्ज यूज करते हैं। उस में जब यूज किया जाता है तो उसमें एक सस्टेनेबल रहती है, सस्टेनेबिलिटी चाहिए हमें वेल्डिंग करते समय, वेल्डिंग परफॉर्मेंस करते समय, इसलिए हम ये आर्क डिस्चार्ज यूज करते हैं वेल्डिंग में। अब आगे का बताता हूँ आप दोस्तों। वेल्डिंग करते समय हमें लो वोल्टेज और हाई करंट का रिक्वायरमेंट रहता है आर्क वेल्डिंग में, लेकिन जब हम एसी सप्लाई करते हैं, जो हमारा यूटिलिटी सप्लाई रहता है, उसमें अपोजिट रहता है, उसमें लो करंट रहता है और हाई वोल्टेज। इसीलिए हम पावर सोर्स में हमारे फैसिलिटी के अनुसार, हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार, डिपेंडिंग ऑन द पार्ट के अनुसार, हम उसको लो वोल्टेज और हाई करंट अप्लाई करते हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्क डिस्चार्ज में होता है, आप ये समझिए। और जो आर्क डिस्चार्ज है वो इस तरीके से दिखता है दोस्तों। ये जो पावर सोर्स में ये जो वोल्टेज आ रहा है, करंट आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही, ये हमें क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो हमें पार्ट को जोड़ने के लिए, पार्ट को मेल्ट मेल्ट करने के बाद जोड़ने के लिए हमें जो करंट और वोल्टेज की रिक्वायरमेंट रहती है, वो हमारा यूटिलिटी सप्लाई हमें प्रदान नहीं कर सकता है। इसीलिए हम पावर सोर्स का यूज करते हैं, और पावर सोर्स यूज करने के बाद हमें डिजायर्ड जो वोल्टेज करंट रिक्वायरमेंट रहता है पार्ट को मेल्ट करने के लिए और अच्छी तरीके से उसको ज्वाइंट के लिए, वो हम पावर सोर्स के अनुसार हम लेते हैं और पार्ट को हम ज्वाइंट करते हैं, मेल्ट करने के बाद ज्वाइंट करते हैं दोस्तों। और जब इसमें आर्क जनरेट होता है, इस पूरी प्रक्रिया को आयोनाइजेशन कहते हैं। ये बहुत अलग तरीके से होता है, उसको आयोनाइजेशन कहते हैं, ये आप बस इतना समझिए दोस्तों। जब हमने वेल्डिंग सप्लाई की जाती है इसमें, तो 240 वोल्ट और 480 वोल्ट हम
एसी सप्लाई से देते हैं, और जब वेल्डिंग परफॉर्म्स करती है तो उसमें 17 वोल्ट से लेकर 17 वोल्ट से लेकर हम 45 45 या फिर 80 वोल्ट, डिपेंड ऑन द, वो पार्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितना वोल्टेज करंट चाहिए। लेकिन जब हम पावर सोर्स में इसको अप्लाई करते हैं तो वो उस लेवल तक उसको लेके आता है। इसके बाद इसका जो करंट रहता है वो कम रहता है तो वो ज्यादा हो जाता है, लेकिन जो वोल्टेज रहता है, जो वोल्टेज जैसे मैंने आपको बताया 240 या 480 रहता है, तो वो 17 वोल्टेज से लेकर 45 वोल्टेज के दरमियान या 80 वोल्टेज के दरमियान आ जाता है दोस्तों। और इसमें जो करंट रहता है वो हाई लेवल का पहुंच जाता है, कम से ज्यादा पहुंच जाता है। ये पावर सोर्स में क्लियर हो जाता है। भी आपको ये समझ में आया है। अब मेरा नेक्स्ट है पावर सोर्स। पावर सोर्स दोस्तों किस किस टाइप के होते हैं, जैसे कि वेल्डिंग सोर्स, पावर सोर्स में और सप्लाई किस तरीके, जैसे कि वेल्डिंग जनरेटर होता है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है, वेल्डिंग रेक्टिफायर होता है, और इन्वर्टर होता है दोस्तों। अब इसमें किस किस तरीके का सप्लाई की जाती है एसी डीसी में, जैसे कि वेल्डिंग वेल्डिंग जनरेटर में हम एसी और डीसी डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ रहता है कि किस तरीके का मटेरियल है, क्या है, इलेक्ट्रोड कौन सा है, ये सब चीजें। इसका बाद वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में एसी सप्लाई की जाती है, और वेल्डिंग रेक्टिफायर में डीसी सप्लाई की जाती है, और इन्वर्टर में डीसी सप्लाई की जाती है। ये पावर सोर्स है, किस तरीके से हमें पावर सोर्स में अप्लाई करना पड़ता है दोस्तों। दोस्तों ये एक और पावर सोर्स है, इसका मैंने ये मेन सप्लाई या यूटिलिटी सप्लाई बोलते हैं। इसमें क्या होता है, वेल्डिंग पावर सोर्स, इसमें भी पोलैरिटी रहती है, नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है दोस्तों। ओसीवी इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज दोस्तों वो होता है जब इसमें जब इसमें ये जो वेल्डिंग वायर है, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड में जब ये वेल्डिंग अप्लाई होने के पहले, मतलब इस एरिया में अप्लाई होने के पहले, वेल्डिंग परफॉर्मेंस होने के पहले, वो उसको बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज दोस्तों। इसमें क्या क्या रहता है ओपन सर्किट वोल्टेज में दोस्तों, ओपन सर्किट वोल्टेज में दोस्तों वेल्डिंग करने के पहले यहाँ पर कितना वोल्टेज रहता है, वो रहता है 60 से लेकर 100 वोल्ट रहता है। 100 वोल्ट रहता है, मतलब यहाँ पर ज्यादा रहता है, मतलब अभी वेल्डिंग परफॉर्म नहीं हो रही है, पार्ट में वेल्डिंग नहीं हो रही है, उसके पहले ये जो ओसीबी रहता है ओपन सर्किट वोल्टेज, ये 60 वोल्ट से लेकर 100 वोल्ट तक रहता है। और जब ये वेल्डिंग करने चालू करता है, जब ये यहाँ से इससे इससे वेल्डिंग प्रभाव, मतलब इलेक्ट्रिक का प्रभाव होने लगता है, वोल्टेज करंट का इसके अंदर से प्रभाव होने लगता है, जब गैसों का आयोनाइजेशन हो जाता है। तो जब ये पूरा वेल्डिंग होता है, तो वेल्डिंग के दौरान पे दोस्तों ये 20 से 40 20 से 40 वोल्टेज परफॉर्म करता है। कितना? 20 से 40 ये होता है। अब इससे क्या होता है दोस्तों कि ओपन सर्किट वोल्टेज, मतलब कितना वोल्टेज हमें मालूम पड़ता है कि कितना वोल्टेज ओपन सर्किट वोल्टेज है, और कितना सर्किट जब ज्वाइंट हो जाता है तो कितना होता है जब इसके अंदर हो जाता है। अब इसका जो डिग्री टेम्परेचर, मतलब मेटल को मेल्ट करने के दौरान पर इसका 5000, कितना दोस्तों? 5000 5000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20,000 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर जाता है मेटल को मेल्ट करने के लिए, जिससे कि धातु पिघल जाता है और एक अच्छा वेल्ड बन जाता है। उसको वेल्ड बीड बोलते हैं। और जब वेल्डिंग होती है उसको वेल्ड पुल कहा जाता है दोस्तों। जैसे कि आपको बताता हूं मैं बना के, ये है
और जब ये मेटल मेल्ट हो गया, ये मेटल जब मेल्ट हो जाता है, तो ये अच्छी तरीके से परफॉर्म हो जाता है। और इसका जो टेम्परेचर रहता है 5,000 से लेकर 20,000 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों मेरा नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा बताऊंगा कि ये सीसी क्या रहता है दोस्तों। सीसी यानी कांस्टेंट करंट और सीवी यानी कांस्टेंट वोल्टेज, इसकी क्या भूमिका रहती है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरा टॉपिक समझ में आया होगा, पार्ट 2। इसके आगे मैं और भी कई कई सीरीज लेके आते जाऊंगा। ये पावर सोर्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये किस तरीके से पावर सोर्स परफॉर्म किया जाता है। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है जल्दी, उसमें आपको कांस्टेंट करंट कांस्टेंट वोल्टेज क्या रहता है, और इसमें आपको और भी डिटेल धीरे धीरे बताते जाऊंगा। इसके कुछ क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा दोस्तों। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।